So hello everyone, once again guys we are back with another important topic of chemistry that is बोहर मॉडल ऑफ एटम। सो गाइज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, थ्रू आउट द वीडियो आपको फोकस्ड रहना है। कैसे फोकस्ड रहना है? जैसे एक साधक साधना करता है ना, जब वो साधना करता है तो सारे आसपास के विचारों को दिमाग से निकाल देता है। उसी तरीके से बच्चों आपको इस टॉपिक को जब तक ये पूरा वीडियो खत्म नहीं हो जाता आपको फोकस्ड रहना है। इधर उधर बातों पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उन सबको भूल जाना है। इससे ये फायदा होगा कि जब आप इसको फोकस्ड होकर समझोगे ना तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बोहर मॉडल ऑफ एटम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम की। आप लोग फोकस करिएगा, ध्यान से सुनो। रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक थे ना, जो कमियां थी, उसको ओवरकम किया था, उसको काफी हद तक ठीक कर दिया था बोहर ने। जो उन्होंने अपना मॉडल बनाया था बोहर मॉडल ऑफ एटम, उसमें रदरफोर्ड मॉडल के जितने भी ड्रॉबैक थे उसको उन्होंने एक एक करके क्लियर कर दिया था, ठीक कर दिया था। तो हम बात करते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम की और एक एक करके उनके सारे पोस्टुलेट को समझ लेते हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट की। क्या बताया था बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट ने हमें? ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू बोहर, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सर्टेन फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिवॉल्व करने का, उनके मूव करने का एक फिक्स्ड पाथ होता है और उस फिक्स्ड पाथ को बोहर ने ऑर्बिट नाम दिया था। ये जो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इन रास्तों पे ही इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। समझ आ रही है? और ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो पाथ है, इनका नाम बोहर ने दिया था ऑर्बिट्स। समझ में आ रही है? इनको स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है और अलाउड एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? क्या बोला था हमें बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट ने? कि भाई ये जो न्यूक्लियस है इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनो। ये जो आपको पाथ, ये जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इन रास्तों का, इन ऑर्बिट का एक तो फिक्स्ड रेडियस होता है और साथ ही साथ इनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होता कि इनका रेडियस बढ़ता या घटता जाए या इनकी एनर्जी बढ़ती या घटती जाए। ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो स्टेशनरी स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका फिक्स रेडियस होता है, इनकी फिक्स एनर्जी होती है, इनका फिक्स वेलोसिटी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी वैल्यूज आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको बताता भी जाऊंगा। अभी फोकस करें। अच्छा, बोहर ने क्या बोला? ये जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी वैल्यू दी n इज इक्वल टू 1। ये जो सेकंड ऑर्बिट आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 2। वैसे ये जो थर्ड ऑर्बिट दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 3 और ये जो फोर्थ ऑर्बिट है इसकी वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 4। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहलाता है, जो आने वाले लेक्चर जब हम क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे तब हम इसको ब्रीफ में देखेंगे। साथ ही साथ बोहर ने हमें यह भी बोला कि भाई ये जब n इज इक्वल टू वैल्यू 1 है तो इस ऑर्बिट को, इस शेल को हम के शेल नाम से जानेंगे। वैसे ही जहां पे वैल्यू n इज इक्वल टू 2 है उसको हम एल शेल नाम से जानेंगे रिस्पेक्टिवली। जब n की वैल्यू 3 है तो उस ऑर्बिट को, उस शेल को हम m नाम से जानेंगे एंड लास्ट KLM एंड लास्ट वन इज n। बात समझ में आ गई? तो क्या क्या बताया फर्स्ट पोस्टुलेट में? पहली बात तो हमें यह बोली गई कि भाई इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स ऑर्बिट होता है, उस फिक्स ऑर्बिट में इनकी रेडियस फिक्स होता है, इनकी एनर्जी फिक्स होती है और साथ ही साथ इनकी वेलोसिटी भी फिक्स होती है। तो ये थी गाइस फर्स्ट पोस्टुलेट की बात। अब बच्चों हम सेकंड पोस्टुलेट की बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। सो बच्चों अब बात करते हैं बोहर के सेकंड पोस्टुलेट की। ध्यान से सुनो। वैसे तो ये जो आपको पाथ बताए हैं या ये जो आपको ऑर्बिट बताए हैं, थ्रू आउट द ऑर्बिट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सिमिलर होती है। जैसे अगर इस ऑर्बिट में जब n इज इक्वल टू 1, या पहले ऑर्बिट की मैं बात करूं तो पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है तो वहां पे एनर्जी इनकी बराबर होगी। लेकिन बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन को हम किसी बाहरी सोर्स से, जब किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी अवेलेबल करा दें इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और एनी अदर सोर्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। क्या बोला? जब आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अवेलेबल कराई तो ये इस ऑर्बिट से जंप करके n इज इक्वल टू 1 से जंप करके n इज इक्वल टू 2 पे चला जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। वैसे जब ये थ्रू आउट द ऑर्बिट रहेगा तो ये ना ही एनर्जी एमिट करेगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर बाहरी सोर्स के जरिए, थ्रू सब एक्सटर्नल सोर्स, हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अवेलेबल करा देंगे तो ये लोअर एनर्जी स्टेट में,
लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा। बात समझना है मेरी, ये लोअर एनर्जी स्टेट है, इससे ज्यादा एनर्जी स्टेट n इज इक्वल टू 2 की होती है एंड रिस्पेक्टिवली सो ऑन। तो जब इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जंप कर गया। अब ध्यान से सुनो, जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है तो लोअर टू हायर, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा, बाहर करेगा, एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन या एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जिस फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है उसको हम फोटॉन्स कहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन फोटोन के फॉर्म में, ये जो इलेक्ट्रॉन है फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी जब बाहर निकालेगा तो ये वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, और जब वो एनर्जी एमिट करेगा, बाहर निकालेगा, तो वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। अब इसको ध्यान से सुनो जो मैं लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट थी वो E1 थी, यहां पे E2 थी, और जैसा कि आप जानते हो E2 की एनर्जी E1 से बराबर होगी। चलो अब यहां पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप किया तो उसने फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एमिट की। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, फोटोन इज इक्वल टू h म्यू वैल्यू होती है ना, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो E2 माइनस E1 इलेक्ट्रॉन जो है h म्यू के फॉर्म में एनर्जी को एमिट करेगा। बच्चों मैं इसको डेली लिख रहा हूं, इज इक्वल टू h म्यू। तो यहां से एक फॉर्मूला आपका ये भी निकल के आता है, म्यू इज इक्वल टू डेली बाय h। बात समझ में आ रही है? और दूसरा फॉर्मूला इसी को देखो, डेली इज इक्वल टू, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है म्यू की वैल्यू c बाय लैम्डा के बराबर होती है, जिसमें c की वैल्यू जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो है वो आपकी वेवलेंथ हो गई। तो बात समझ में आ गई सेकंड पोस्टुलेट की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब कोई इलेक्ट्रॉन, वैसे तो एक ही ऑर्बिट की बात करें तो ना वहां एनर्जी एमिट की जाती ना एब्जॉर्ब की जाती, एज कॉन्ट्ररी टू रदरफोर्ड मॉडल, जैसा रदरफोर्ड ने बताया था, उस ड्रॉबैक को इस पॉइंट में क्लियर किया गया। हाँ, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहरी सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, और जब वो लौट के वापस आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वो एनर्जी बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ h न्यू। समझ में आ रही है बात? और ये उसकी हो गई इक्वेशन। चलो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड अनदर इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट की। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड अनदर इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट की, और ये पोस्टुलेट हमें क्या बोलता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इस चीज को ध्यान से सुनना आप, जब जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वही रास्ते पे जाएगा, उसी रास्ते पे मूव करेगा, उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम सुना हुआ है ना, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा या फिर इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। बच्चों इंटीग्रल मल्टीपल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है जहां पे n की वैल्यू जो है आपकी 1 2 3 एंड सो ऑन आगे बढ़ती जाएगी। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। ये h लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है मैंने h अगेन आपका प्लेक्स कांस्टेंट है, और इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n की वैल्यू 1 2 3 होगी। अब बच्चों एंगुलर मोमेंटम अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मैं बोर्ड रब करके एक बार बता देता हूं कि क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम शो कर रहा है। सुनो ध्यान से। सो बच्चों अब हम एंगुलर मोमेंटम को एक बार समझ लेते हैं, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं ये हो गया एटम का न्यूक्लियस और ये हो गया यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन। अब जैसा कि आप जानते हो इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक रेडियस होगा r। ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक पार्टिकुलर v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा जिसको मैंने टेंजेंशियली ड्रॉ कर दिया, और इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होगा m। बच्चों आप लोग जानते हो ना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पढ़ा है हमने लोअर क्लासेस में? mvr। तो क्या बोला है इस थर्ड पोस्टुलेट ने कि भाई ये उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा, उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन अकर करेगा जहां पे ये जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू nh/phi। सो आई होप गाइस आप लोगों ने थर्ड पोस्टुलेट अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं रेडियस। ये जो आपको मैंने अभी ऑर्बिट्स बनाए थे n इक्वल टू 1 2 3, जैसा कि मैंने बोला था उनका फिक्स रेडियस होता है। उस रेडियस को निकालने का फॉर्मूला अभी हम देखेंगे, साथ ही साथ उन फिक्स्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको निकालने का भी हम फॉर्मूला देखेंगे। तो मैं बोर्ड रब कर देता हूं और हम आगे चीजों
को समझते हैं, ध्यान से सुनो। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने जा रहे हैं ये जो आपको ऑर्बिट्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें एनर्जी फिक्स होती है और रेडियस फिक्स होता है, इन फिक्स रेडियस को निकालने का फॉर्मूला देखेंगे, साथ ही साथ हम एनर्जी को निकालने का भी फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस की बात करते हैं कि हम कैसे, किस फॉर्मूले से इनका रेडियस निकाल सकते हैं। तो बोहर ने हमें क्लियर बता दिया था, सबसे पहले उसने हमें रेडियस निकालना सिखाया और क्या था यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला, Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। बात समझ में आ रही है? ये रेडियस का फॉर्मूला आपको यूज करना है। बट बच्चों ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूं आपको, ये जो रेडियस है ना ये आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाला गया है। लेकिन होता क्या है, जब आप अपनी एनसीईआरटी को देखते हो तो जो फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो फॉर्मूला पिकोमीटर की यूनिट में दिया हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमने क्या लिख दिया या ये हमने क्या याद कर लिया। आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो रेडियस को आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालना है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जो फॉर्मूला है वो है 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर में। बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ पे n जो है वो यही है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का पूछेंगे तो आपको n की वैल्यू 1 डालनी है, सेकंड ऑर्बिट का पूछेंगे n की वैल्यू 2 डालनी है। और बच्चों ये जो z दिया हुआ है ये है आपका एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होगा? तो ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, Rn इज इक्वल टू पिकोमीटर में ही निकालते हैं 52.9। अब देखो यहाँ पे n स्क्वायर लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, तो n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो यहाँ पे आपको आंसर मिला 52.9 पिकोमीटर। अब बच्चों फोकस करो जो मैं बोलने वाला हूं। देखो ये जो बोहर की जो मॉडल है ना आपका, ये केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट तक ही सीमित है। ये इसके ड्रॉबैक में भी आता है। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट कौन कौन से होंगे? जिनके पास केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन के पास तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही, हीलियम अगर हम प्लस यहाँ पे ले लें He+, तो इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ। लिथियम +2, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ। बात समझ में आ रही है? लिथियम नहीं लिया मैंने, लिथियम Li+2 लिखा है, Li+2 लिखा हुआ है यहाँ पे, लिथियम +2 मतलब इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बच्चों अगर यही फॉर्मूला मैं आपसे ये बोलता कि Li+2 का रेडियस कितना होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो आप लोग क्या करते? n की जगह तो आप 1 ही लिखते, लेकिन अपॉन में z की जब बात हो रही है ना तो लिथियम का आपका एटॉमिक नंबर 3 लिखना होता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। तो बात समझ में आ गई? रेडियस आर्मस्ट्रॉन्ग में ये फॉर्मूला होगा और अकॉर्डिंग टू ईयर एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब बच्चों हम बात करते हैं एनर्जी की। चलिए बच्चों अब हम इन ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालना सीख लेते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है ना वो फिक्स होती है। जैसे रेडियस फिक्स था वैसे ही एनर्जी भी फिक्स होती है। तो अब हम एनर्जी निकालना सीख लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे ये जो ऑर्बिट्स हैं इनकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। बट बच्चों ध्यान रखना, ये जो एनर्जी निकाली गई है ये ईवी में है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। क्योंकि जब आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो वही एनर्जी जूल में निकाली गई है, बट वो अलग फॉर्मूले से निकाली गई है, तो उस पर हम बात करेंगे। बट पहले हम यहां बात कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये भी फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वो जूल में है, जो एनसीईआरटी वाला आपका फॉर्मूला है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये फॉर्मूले कहां से आते जा रहे हैं, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फोकस करो जो मैं बात आपको बता रहा हूं। सो बच्चों इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n ये आपके ऑर्बिट नंबर हो गए, शेल नंबर, और z अभी मैंने बताया था एटॉमिक नंबर। मान लो मैं आपसे ये बोलूं कि भाई हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है वहां एनर्जी कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे आप? देखो 13.6 किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाइड्रोजन की। एटॉमिक नंबर होता है 1 का स्क्वायर। फर्स्ट शेल की बात की जा रही है तो फर्स्ट शेल में आप वैल्यू रखोगे 1, तो आंसर कितनी मिल रही है आपको? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बच्चों यहां पे जो एनर्जी हो गई, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात करूं कितनी हो गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड शेल की एनर्जी की बात करूं तो आप इस फॉर्मूले में खुद से निकालोगे। z तो 1 ही होगा, लेकिन n की जगह आप 2 रख दोगे, यानी 2 स्क्वायर। तो वहां जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक इसी तरीके से अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूं, जब वैल्यू n इज इक्वल टू 3 होगी, यानी यहां पे आप 3 वैल्यू रख दोगे, खुद से रख के निकाल के देखना है बच्चों, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और z 1 ही रहेगा। तो तब जो आपको वैल्यू मिलनी है यहां पे वो मिलेगी
-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गई? तो ये मैंने आपको एनर्जी निकालना सिखा दिया है। अब अगर जूल में बात करें, जूल में अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए भी बताया क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इससे भी आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। मान लेते हैं अगर आपको हाइड्रोजन की निकालना है तो कैसे निकालोगे? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और फर्स्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो डिवाइडेड बाय 1 ही आएगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18। बट ये वैल्यू किस में आई है? हमारी जूल में आई है। सो आई होप गाइज आपको ये मॉडल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें तो पहला ड्रॉबैक तो वही हो जाता है जो मैंने थ्रू आउट लेक्चर आपको बताया था कि ये मॉडल केवल और केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट तक ही सीमित है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन वाले एटम तक भी नहीं चल पाया। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स कौन कौन से थे? लाइक हाइड्रोजन हो गया, हीलियम He+ हो गया, Li2+ हो गया, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो यही एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ गया। और ड्रॉबैक की बात करें तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ये एटम के बता नहीं पाया था, तो इस टाइप के ड्रॉबैक हमें इसमें देखने को मिलते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।